हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। अच्छा, आज जो बहुत सारे सवालात हमसे पूछे गए उनमें से कुछ बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं और कभी उनके ऊपर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो बड़े यूनिक से होते हैं, वो बेशक एक दफ़ा पूछा हो, हम कोशिश करते हैं उसका जवाब दे सकें, कमेंट में या वीडियो बना के एक्सप्लेन कर सकें। तो आज मैं आपके सवाल पढ़ूंगा और उनके जवाब दूंगा। तो सबसे पहला सवाल है जी, सर यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर्स क्यों नहीं दे रही? ये है जी अल्ट्रा फैक्ट्स। अच्छा देखिए, अब दो फैक्टर्स इसके अंदर, 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने पीछे वीडियो एक बनाई जिसके ऊपर इंडिया से और पाकिस्तान से जो है वो बहुत सारे कंसर्न्स हैं, केन्या से भी हैं, एक और मुल्क है उससे भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के, जिससे अब हुआ क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा विजिलेंट हो गई हैं और ज़्यादा स्क्रूटनाइज कर रही हैं चीज़ों को, और ज़्यादा उसको असेस करने के लिए, इवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफर देने के लिए भी बहुत ज़्यादा वो तगोदो कर रहे हैं कि भाई इसको अच्छे तरीके से लेके चला जाए। देखिए ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर कल कलां को अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो ठीक नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे फ़र्क पड़ता है। यूनिवर्सिटी की जो स्क्रूटनाइज करने वाली टीम है उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं और यूनिवर्सिटी का टाइम भी वेस्ट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का भी टाइम वेस्ट होता है। तो अभी ये टाइम ले रहे हैं, ज़्यादा स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां पे पहले ये 1 हफ्ता लेते थे, अभी 4-4 हफ्ते ले रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा कि देखिए, जुलाई अभी खत्म हुआ, एनरोलमेंट चल रही, कमेंसमेंट हो रही, तो उसके ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं यूनिवर्सिटीज़ के या प्रोवाइडर्स के, वो उस पर बिजी होते हैं। तो आगे चल के जो नए इनटेक जब स्टार्ट होंगे, यानी किसी का सितंबर इनटेक हो सकता है, किसी का नवंबर इनटेक हो सकता है, तो उस इनटेक के मुताबिक फिर वो जब ओपन होंगे तो तब फिर एग्रेसिवली जो है वो चीज़ें वर्कआउट होंगी और जल्दी से चीज़ें प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, Your videos give me hope that still there is a chance. By the way, I launched my visa on 2nd Feb and still waiting and also have done deferment. अच्छा, एक तो थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव वाइब्स जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और मेरे लिए स्पेशली। ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन है जो मैं आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकूं। अच्छा देखिए, इसके अंदर ये है कि बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने रिसेंटली अभी जो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आने शुरू हुए, उनका जो एवरेज टाइम जो नज़र आया है प्रोसेसिंग, वो तकरीबन आया है 6 महीने। आपने 2 फेब को किया है तो हो सकता है अगस्त के अंदर आपका कोई जवाब आ जाए। डेफरमेंट से खैर कोई समटाइम्स इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस में ऐसा देखा है कि डिपार्टमेंट ने पहले वीज़ा ग्रांट कर दिया, डेफरमेंट हुई भी थी, वीज़ा पहले ग्रांट कर दिया, 4-4, 6-6, अभी 4-4 महीने या 3-3 महीने रहते हैं कोर्स कमेंस होने में, तो फिर भी वीज़ा ग्रांट हो रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं खास पड़ेगा। लेकिन ऐसा है, बिल्कुल है कि तकरीबन एवरेज 6 महीने टाइम लग रहा है, इससे कम भी लग रहा है, अब ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, लेकिन एवरेज इतना ही अभी नज़र आ रहा है जिन्होंने उस दौर में अप्लाई किया हुआ था। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, सर व्हाट अबाउट पार्टनर वीज़ा एप्लीकेशन, प्लीज़ टेल मी सर। फातिमा चंगाजी। अच्छा, पार्टनर वीज़ा आप किसको कॉल कर रहे हैं? पार्टनर वीज़ा जो है सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट के जो पार्टनर्स हैं उनकी अगर आप बात कर रहे हैं, उनका प्रोसेसिंग टाइम जो है कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। मतलब अब नज़र आ रहा है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस हो रही हैं, ऑनशोर स्पेशली, ऑफशोर भी हो रहे हैं। ऑफशोर डिपेंड करता है कि कहाँ का प्रोसेसिंग सेंटर है, लेकिन ये अभी प्रैक्टिस में ये देखने में आया है कि ये तेज़ी के साथ जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट है जी, कंडीशन का पूछा, प्लीज़ एक्सप्लेन कंडीशन 8581, बेटर टू मेक अ वीडियो ऑन इट। ये हैं जी बाबू, उन्होंने कहा। अच्छा देखिए, कंडीशन मैं पढ़ देता हूँ आपको। कंडीशन 8581 है, रिक्वायर्स अ वीज़ा होल्डर इफ रिक्वेस्टेड इन राइटिंग बाय द मिनिस्टर टू अटेंड एन इंटरव्यू एट अ प्लेस एंड टाइम और इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द रिक्वेस्ट। सिंपल एज द वो आप वर्ड्स जो दिखा रहे हैं वो देखें, वो लिखा ये हुआ है कि मिनिस्टर का यहाँ पे मतलब ये है डिपार्टमेंट। जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं पावर्स वो मिनिस्टर के नाम पे होती हैं। तो केस ऑफिसर हो सकता है, कोई भी ऑफिसर डिपार्टमेंट से जो भी ऑथराइज्ड है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है। इंटरव्यू कंडक्ट का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे बहुत सारे वीज़ाज में ये होता है कि आपको उन्होंने ये 491 की आप मिसाल निकालें,
491 के अंदर आपको ये पूछते हैं अभी आप कहाँ पे हैं, वीज़ा ग्रांट हो गया, 2-3 महीने के बाद पूछना शुरू कर देते हैं, आपको ईमेल आती है, लेटर आता है कि आप अपना जो है एड्रेस बताएं, आप काम क्या कर रहे हैं, तो या अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी प्रूफ या एविडेंसेस भेजें, ताकि वो चेक करते रहें गाहे बगाहे कि आप कहाँ पे हैं और आप वीज़ा के साथ कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद एकदम कहीं से आ जाएं कि भाई आप क्या कर रहे थे, तो आप कहीं मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये 2-3-4 महीने के बाद ऐसा होता है। इस कंडीशन का मतलब ये है कि जो मिनिस्टर यानी कि केस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर ऑथराइज्ड आपको वो पूछ सकता है ईमेल के जरिए, लेटर के जरिए, कॉल के जरिए, कभी आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से मुराद ये है आपसे राइटिंग में डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, आपसे टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं, आपसे स्काइप के ऊपर, जूम के ऊपर, जो भी वो फिट समझते हैं डिपार्टमेंट, वो आपसे इंटरव्यू कर सकते हैं रिलेटेड टू योर केस। यानी आप अगर वीज़ा होल्डर हैं तो चूंकि ये वीज़े पे ही आमतौर पे कंडीशन लगी आती है, तो उस हवाले से वो आपसे इंटरव्यू कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये बड़ी सिंपल सी एक जो कंडीशन है, लेकिन डिपेंड करता है किस वीज़ा पे लगी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको इसमें देखना है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्लीज रिप्लाई दैट आई कैन अप्लाई अगेन, व्हाट इज द चांस टू गेट वीजा अगेन, प्लीज रिप्लाई दैट आफ्टर रिफ्यूजल ऑफ विजिटर वीजा ऑफ ऑस्ट्रेलिया आई कैन अगेन। अच्छा, मोहम्मद अरशद, इन्होंने सवाल ये पूछा कि क्या विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैं बहुत दफ़ा ये कह चुका हूं, वीज़ा अप्लाई करना आपका राइट है, वीज़ा मिलना प्रिविलेज है। तो डिपेंड करता है, अगर आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हैं या आपके सर्कमस्टेंसेस अपडेट हो गए या आपको लगता है कि आपका वीज़ा उन सूरत में रिफ्यूज़ किया गया जो कि केस ऑफिसर ने पूरा केस को नहीं देखा, कंसीडर नहीं किया, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है और मिल भी सकता है। नेक्स्ट है जी, जन्नत फातिमा, प्लीज़ टेल मी हम कितने मंथ पहले जा सकते हैं अपने इनटेक से? आप कभी भी जा सकते हैं, जब आपके पास वीज़ा है तो भाई आप जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कहीं भी वीज़ा के ऊपर। अगर आप वीज़ा ग्रांट लेटर ना किसी दिन बैठ के पूरा तफसील से पढ़ें, उसके ऊपर कंडीशंस लिखी होती हैं, उन कंडीशंस के मुताबिक कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होता कि आप इतने अरसे पहले जा सकते हैं या इतने अरसे पहले नहीं जा सकते। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आपके पास जब वीज़ा है आप जा सकते हैं। अच्छा जी, सर, इंटरव्यू करने से पहले स्टूडेंट को थ्रू मेल बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा या फिर अचानक कॉल आती है? प्लीज बता दें, लव फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर द लव। अच्छा, देखिए, इंटरव्यू जो है ये ईमेल करके नहीं आते, ये आपको कॉल करते हैं, रैंडम कॉल करेंगे, कॉल करके आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यू आर इन बिटवीन समवेयर, आप बाइक चला रहे हैं, अब आप बाइक चला रहे हैं, आप कहीं सड़क के दरमियान में खड़े हैं जनाब, वहां पे आप पार्किंग भी नहीं कर सकते, तो आप तो कॉल नहीं ले पाएंगे, या आप कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हैं जहां पे आप मजीद कॉल को अटेंड नहीं कर सकते, तो आप उनको बता सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये आपको इस तरह तो पूछते हैं एट द स्पॉट कि आप ईमेल जो है, आप जो है इंटरव्यू के लिए रेडी हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको पहले ईमेल या स्केड्यूल नहीं बाकायदा करते कि आपको इस दिन इस टाइम के ऊपर हम आपको कॉल करेंगे तो आपने कॉल लेनी है। तो आमतौर पे प्रैक्टिस ये देखी गई है कि दे रैंडमली कॉल एंड बट दे आस्क आर यू रेडी और नॉट। अगर आप रेडी हैं तो बताएं, अगर आप रेडी नहीं हैं तो तब भी बताएं कि इस टाइम पे मैं इन सर्कमस्टेंसेज में नहीं कर सकता, कैन वी रीस्केड्यूल। तो आपको टाइम तो नहीं देंगे, लेकिन आपको दोबारा कॉल करेंगे एक टाइम फ्रेम के अंदर। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, थर्ड पार्टी visa processing center BFS Global is already available in lots of countries which can operate biometric and other courier activities. Do you mean another third party visa processing center will be added soon? अच्छा जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है, जो मैंने उस दिन वीडियो बनाई उसके फॉलोअप में ये सवाल है। अच्छा देखिए, मुझे ये लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर जो है हो सकता है, देखिए टेंडर निकालेंगे, जो भी कंपनी जो है जिनके पास रिसोर्सेज होंगे, जिनके पास स्ट्रक्चर होगा, वसाइल होंगे, वो जो है वो इन्हीं को टेंडर मिलेगा। लेकिन मुझे भी ऐसे लगता है हो सकता है VFS को ही जाए, इसके अलावा कोई उस तरह कंपनी नज़र नहीं आती जो कि बड़ी कंपेटिटर लेके चल रही हो VFS, तो शायद उसी के पास ये चला जाए दोबारा से, क्योंकि स्ट्रक्चर राइट है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आई कांट से मच अबाउट इट, क्योंकि होम अफेयर्स जो है वो टेंडर करेंगी, वो एक उनका जो भी प्रोसेस है, प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट्स का, वो वैसा करके जिस कंपनी को भी ये जाएगा वो कंपनी जो है वो ऑपरेशंस को रन करेगी। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी,
Hello Yasir sir, this is Shahriyar here from Pakistan. If you could kindly make a video regarding the necessary steps we can take after the grant of 476 because we only have 18 months to get our PR. After that हमें दोबारा TR नहीं मिलती, इसलिए हमें अपने सारे रिक्वायरमेंट इस टाइम फ्रेम के अंदर ही कंप्लीट करने हैं और PR लेनी है. Is it possible to secure PR within the time frame of 18 months? If yes, then what options do you suggest? I applied for 476 and hopefully will meet you guys in Australia office one day to discuss the necessary steps for the PR. Waiting for your response. शहरियार अली ने बड़ा अच्छा बहुत डिटेल जो है सवाल किया. शहरियार देखें, इस पे मैंने वैसे वीडियो बनाई भी है, लेकिन आपके पास 18 मंथ्स है, ये बिल्कुल बात ठीक है. आप देखें, आप इंजीनियर हैं तो आप पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां पे भी आप हैं, आप वहां पे भी इंजीनियर्स का काम करें. अगर कल को एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड के लिए जाते हैं आप, तो आपका वो वर्क एक्सपीरियंस भी काम आता है. मिसाल के तौर पे आपके पास डेढ़ साल है. अब 1.5 साल तो आप 1.5 साल ही काम करेंगे ना ऑस्ट्रेलिया में. 6 महीने आपने कहीं और किया हुआ है, अपने होम कंट्री में किया हुआ है एज एन इंजीनियर. आपको 482 के लिए 2 इयर्स फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो 6 महीने प्लस 18 महीने मिला के आप एलिजिबल होते हैं. तो आपने रेलिवेंट फील्ड के साथ टच में रहना है. दूसरा ये है कि आप जब यहाँ पे आएँ तो आप कोशिश करें कि आप इंजीनियर्स वाला जो है काम ढूंढें. बहुत सारे लोग इसमें झिझक में रह जाते हैं. तीसरा ये कि असेसमेंट जो है वो करवा लें. असेसमेंट जब आते ही करवा लें, वो हो जाती है 10 से 15 दिन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है. चौथा ये कि अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव करें. आपके अगर 6 ईच हैं तो 7 ईच करने की कोशिश करें या 8 ईच करने की कोशिश करें. पांचवा ये कि आप जो है नाटी की तैयारी करें. नाटी जो है इंटरप्रेटर टेस्ट है, आपकी जो भी लैंग्वेज है उससे इंग्लिश इंटरप्रेटर टेस्ट है, तो ये भी आप कर सकते हैं. ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको साथ लेके चलनी है. और छठा ये कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आप हमें आके ज़रूर मिलें. मैं आपको मज़ीद इसके ऊपर गाइड करूँगा और एट दैट मोमेंट क्या चल रहा है, क्या मजीद आपको करना चाहिए, क्या पॉलिसीज चल रही हैं, मैं उसके ऊपर आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा. ये आपके सवाल थे, उनके मैंने जवाब देने की कोशिश की. आपका कोई सवाल है कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें. थैंक यू.